जब सालार रिलीज हुई थी तो इसे क्रिटिक से नेगेटिव रिव्यूज मिले थे। इवन इट्स लाइफ टाइम कलेक्शन वाज 617 करोड़ ओनली, विच इज वेरी लो फॉर अ प्रभास मूवी। इवन इसका वर्डिक्ट भी कहीं पे हिट और कहीं पे एवरेज है। ऑन द अदर हैंड, डंकी गॉट हाईली पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम ऑल द क्रिटिक्स एंड ऑडियंस, and even with the collections of 470 crore it was declared super hit considering its comedy drama genre. But today after 1.5 year आज डंकी को कोई याद भी नहीं करता, जबकि सालार इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रही है। टीवी पे सालार ने 3 करोड़ व्यूज का रिकॉर्ड बना लिया है एंड ग्लोबली इट्स द थर्ड मोस्ट वॉच्ड नॉन इंग्लिश मूवी। तब अगर हॉलीवुड को साइड पे रखें तो चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री, कोरियन फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया भर में टॉप 3 में आती है ये व्यूज के मामले में ओटीटी पे। डंकी को रिलीज के 2 महीने बाद ही सब भूल गए थे, बट इस पे आज भी वीडियोस बन रहे हैं जहाँ पे लोग इसे मास्टरपीस बोल रहे हैं। इवन सूरज कुमार जैसे क्रिटिक जिसने इसका रोस्ट किया था वो अब इसकी तारीफ कर रहे हैं। क्या हुआ कि रिलीज के टाइम पे लोग इसकी अहमियत जान नहीं पाए और अब जाके रियलाइज कर रहे हैं। लोग पहले बोंदू थे या अब बोंदू है। दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। लोग किसी मूवी के रिलीज होने के इतने सालों बाद उसे रिकॉग्निशन दे रहे हैं। लैला मजनू और तमाशा के साथ भी यही हुआ था। वक्त रहते उन मूवीज को किसी ने सपोर्ट किया नहीं, जिसकी वजह से वो फ्लॉप हो गई। फिर जब उस मूवी की अहमियत को रियलाइज करते हैं तो इंस्टाग्राम पे उसके लिए जस्टिस मांगते घूमते हैं। पर वो मूवी फेमस हो जाए तो उसके बाद उसे ओवररेटेड भी बोलना शुरू कर देते हैं। लिटरली मैंने लोग देखे हैं जो तमाशा और लैला मजनू को अब ओवररेटेड बोल रहे हैं। सालार की बात करें तो अब तक मैंने ये मूवी देखी नहीं बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिव्यूज। कल मैंने इस मूवी को पहली बार देखा। इसमें कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी और कुछ बुरी। सबसे बुरी चीज जो मुझे इस मूवी में लगी वो थे इसके मेलोड्रामेटिक सीन्स। इस फिल्म में प्रभास, श्रुति हसन और पृथ्वीराज सुकुमार को छोड़कर सबने ओवर एक्टिंग की है। स्पेशली पृथ्वीराज सुकुमार की स्टेप सिस्टर और वो आदमी जिससे गद्दी छीन के पृथ्वीराज को दी जाती है। छोटी छोटी बातों पे लाउड म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। कैरेक्टर भी ऐसे ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते कि जैसे यही मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। सेम वैसे जैसे इंडियन टीवी सीरियल्स में होता है। आई नो डायरेक्टर ने ये कमर्शियल एलिमेंट्स के लिए किया होगा, बट मुझे वो कमर्शियल नहीं क्रिंज लग रहा था। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही खराब लगता है, उनके हाई पॉइंट्स में तो वो अच्छा लगता है, जैसे प्रभास की आइडेंटिटी रिवील होती है वो वाला सीन, या फिर कोई हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस। बट कैरेक्टर्स जब नॉर्मली बात कर रहे होते हैं तब तो एक्टिंग और म्यूजिक इतना लाउड नहीं होना चाहिए था। दूसरी बुरी चीज इसमें यह है कि ये मूवी हमारे लिए कोई टेंशन बिल्ड नहीं कर पाती है। जस्ट लाइक इन KGF, उसमें तो जितने विलन थे और उसकी जो आर्मी थी उसका सच में डर बना रहता है। हमारे अंदर टेंशन रहती है कि अब हमारा हीरो यहाँ पे क्या करेगा। सालार में वो डर पैदा हो ही नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल KGF 1 में एक सीन है जहाँ पे रॉकी एक बूढ़े को बचाता है उन दरिंदों से, की वजह से रॉकी की जान भी खतरे में आ जाती है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करता। सालार में भी ऐसा सेम टू सेम सीन है जहाँ पे सालार एक बच्ची को बचाता है गार्ड से, जिससे उसकी जान भी खतरे में आ जाती है। सालार उसकी परवाह नहीं करता। KGF के टाइम पे जो टेंशन, जो इंटेंसिटी हमारे अंदर बिल्ड होती है ना, वो सालार के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं होती। KGF के उस सीन ने हमें लिटरली गूज बम्स दे दिए थे। और सिर्फ वो सीन ही नहीं, जब रॉकी गरुड़ा का सर काटता है तब भी गूज बम्स आते हैं, क्योंकि उसके पीछे का बिल्डअप बहुत सही से दिया है। उन विलेन के कैरेक्टर का अपना एक भोकाल था। हमारे रॉकी भाई की भी कुछ लिमिटेशंस थी। सालार में ऑन द अदर हैंड सारे विलेन वेस्ट कर दिए गए। पर गरुड़ा का रोल प्ले करने वाले एक्टर ने इस मूवी में भी एक रोल प्ले किया है, पृथ्वीराज सुकुमार के स्टेप ब्रदर का, तो उनमें से किसी का नाम भी नहीं याद रहा। वन वो साइको विलेन भी सिर्फ ओवर एक्टिंग तक ही सीमित रह जाता है। एट द एंड में समझाना यही चाहता हूँ कि रॉकी के कैरेक्टर के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होती हैं, बट देवरा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि सारे विलेन एंड में बोंदू निकलते हैं। पर वो साइको विलेन जिसकी गद्दी पृथ्वीराज सुकुमार छीनता है, उसने अपनी साइको एक्टिंग से कोशिश तो बहुत की थी हमें डराने की, बट एट द एंड वो एक क्रिंज कैरेक्टर ही बन के रह जाता है। और इसी की वजह से मूवी में एक और वीक पॉइंट आता है, जो है इसके एक्शन सीक्वेंस। मूवी में 2 एक्शन सीक्वेंस बहुत ही गजब के थे। एक तो वो जहाँ पे देवरा पहली बार सील को रोकता है। प्रशांत नील की मूवी है तो ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस तो होंगे ही, बट अकेले इतने सारे लोगों को मारना सेंस नहीं बनाता था। उसने अपनी गाड़ी में मिसाइल फीड करके रखी हुई होती हैं जो वो छोड़ता है, और वो सीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इवन वो बच्ची को बचाने वाला सीन भी KGF के मुकाबले तो कुछ नहीं था, पर फिर भी मुझे पसंद आया। और जो एक्शन सीन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था वो था प्रभास का फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस, जो कि उस माइंड में होता है। और वो एक्शन सीक्वेंस बहुत ज्यादा सुस्त और ढीला लगता है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है रवि बसरूर का बेकार म्यूजिक। वहाँ पे जो कंपोजिशन रवि बसरूर ने की है ना, प्रोबेबली इट्स द वर्स्ट वर्क ऑफ हिम टिल नाउ, क्योंकि वहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर था ना, वो कोई इम्पैक्ट तो क्रिएट करता नहीं, उल्टा सर में दर्द जरूर कर देता है। एक और सीन है जिसमें प्रभास एक बहुत बड़े विलन का गला काटने वाला होता है, और फीमेल विलन पूरी आर्मी को उसे शूट करने का ऑर्डर देती है, बट आर्मी गन रीलोड करने में टाइम लगा देती है। तब तक सालार विलन का गला काट देता है, पर अब वो उसे मारते नहीं है, बल्कि बंदी बना लेते हैं बाद में मारने के लिए। अगर KGF 1 में रॉकी भाई ये करते तो 1 सेकंड नहीं लगता उनकी जान जाने में। अगेन प्रूव्स माय पॉइंट कि KGF के विलेन कितने ज्यादा खतरनाक थे इस मूवी से। नाउ टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग्स ऑफ द मूवी, सबसे पहली चीज आती है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग।
इस फिल्म का यूनिवर्स केजीएफ से 10 गुना बड़ा है, क्योंकि केजीएफ की हिस्ट्री तो सिर्फ आजादी के बाद की थी जब सूर्यवर्धन को सोना मिलता था। खान सर की हिस्ट्री 900 साल पुरानी है। सलार का वर्ल्ड इतना बड़ा है ना कि ठीक से एक वीडियो में शायद ही डिफाइन हो पाए। इवन मंगोल्स और अंग्रेजों के साथ खान सर के क्या रिलेशंस थे वो भी दिखाया गया है मूवी में। केजीएफ में तो सरकार को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई किंगडम एग्जिस्ट करता है। इवन रमिका सिंह ने एक झटके में पूरा केजीएफ तबाह कर दिया था, पर यहाँ पे पूरी इंडियन गवर्नमेंट चाह कर भी खान सर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। खान सर की अपनी हिस्ट्री है और अपना कानून भी है। इन केजीएफ तो कर्नाटका में छोटी सी जगह थी, खान सर एक कंट्री जितना पूरा अलग द्वीप है। अब जो दूसरी अच्छी चीज है वो है इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग। मूवी की स्टोरी हमें एंड तक अपने साथ एंगेज करके रखती है। प्रभास के बारे में एक सस्पेंस है जो एंड में जाके रिवील होता है, जिसकी हिंट हमें मूवी के पहले 35 मिनट में ही मिल गई थी, फिर भी हम उसे एंड तक नहीं गेस कर पाते। और जब वो सस्पेंस खुलता है वहाँ पे ये मूवी पीक करती है, एंड दैट सीन इज फुल ऑफ गूज़बम्प्स। एक और अच्छी चीज इस मूवी के बारे में है प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की बॉन्डिंग। केजीएफ रिवॉल्व करती है मदर एंड सन के रिलेशन के अराउंड, और सलार का कोर है दोनों कैरेक्टर्स की फ्रेंडशिप। और अगर कोई मूवी अपने कोर रिलेशन को ठीक से इस्टेब्लिश नहीं कर पाती तो फिर उस मूवी में देखने लायक कुछ नहीं बचता। थैंकफुली इसमें प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की बॉन्डिंग बहुत अच्छे से दिखाई गई है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, सलार के साथ ट्रेजेडी ये थी कि इसका कंपटीशन डायरेक्ट केजीएफ के साथ था, विच इज जस्टिफाइड क्योंकि प्रशांत नील ने एक्सपेक्टेशन ही वैसी सेट करके रखी थी। अगर आप इंडिविजुअली देखने जाओगे तो ये मूवी आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप इसे केजीएफ से कंपेयर करोगे तो ये कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। क्या ये मूवी एक मास्टरपीस है? नो। क्या ये मूवी बुरी या एवरेज है? नो। सलार इज अ मूवी विद ग्रेट विजन बट नॉट सो ग्रेट एग्जीक्यूशन, बट इट डजंट जस्टिफाई द नेगेटिविटी क्रिएटेड अराउंड सलार एट द टाइम ऑफ रिलीज, बिकॉज आई एम नॉट श्योर बट मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स वर बाइज्ड टुवर्ड्स एसआरके, क्योंकि सलार इतने नेगेटिव रिव्यूज भी डिजर्व नहीं करती थी जितने उसे दिए गए थे। भाई जैसा माहौल चल रहा है, अगर मैं इस मूवी को मास्टरपीस कह देता तो नो डाउट प्रभास के फैन से मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल सकता था, और क्योंकि मैंने पहले इस मूवी के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं की तो मैं सूरज कुमार की तरह एक्सपोज भी नहीं होता। बट आई एम ऑनेस्ट टू माई ऑडियंस,